मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज का यह विषय है एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पेपर 8th A है। आज का टॉपिक है जाति प्रथा। जाति एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है यानी कि सीधे माना जाता है कि मानव ने जिस वर्ण में, जिस परिवार में जन्म लिया और परिवार में जन्म लेते ही आज के समय में वह उस जाति से संबंधित हो जाता है। इस तरह से समाज का एक प्रमुख अंग धीरे धीरे करके जाति बन गई, क्योंकि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था में हमें जाति व्यवस्था दिखाई नहीं देती, लेकिन हम जब समाज की बात करते हैं तब हम समाज के अंतर्गत देखते हैं कि जाति व्यवस्था इसका प्रमुख अंग बन गई थी। तो इस जाति प्रथा का विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, यह आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभिक आधार था वो कर्म था, लेकिन धीरे धीरे वर्ण कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदल गए और जाति का जो विशुद्ध आधार था वो जन्म पर आधारित हो गया। हिंदुओं की जाति प्रथा का जो वर्तमान रूप है वह रूप उत्तर वैदिक काल और महाकाव्यों के युग में विकसित हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 2000 साल करीब 2500 वर्ष से भी प्राचीन है और धीरे धीरे यह जाति प्रथा अत्यधिक जटिल होती चली गई और इसने हिंदू समाज को 3000 से अधिक जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार जाति उन परिवारों का एक समूह है जो धार्मिक क्रियाविधि की विशुद्धता को, विशेषकर खान पान और वैवाहिक संबंध की पवित्रता के विशिष्ट नियमों की पालने में परस्पर संगठित हैं। लेकिन धीरे धीरे आज के समय में यदि हम बात करें तो खान पान संबंधी नियम हुए या अन्य नियम हुए वो धीरे धीरे टूट रहे हैं और यह जाति प्रथा जो है वो आज के समय में नाम मात्र की बची है। जाति शब्द किससे बना है? यह शब्द बना है जन से, जिसका अर्थ है जन्म लेना। जाति वर्ण से पृथक संस्था है। वर्ण 4 थे लेकिन जातियां कितनी हैं? अभी बताया आपको कि 3000 लगभग जातियां स्थापित हो चुकी हैं। वर्ण परिवर्तन सरल था लेकिन जाति परिवर्तन सरल नहीं था। यह आप लोग जाति प्रथा की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जाति के अंतर्गत खान पान, वैवाहिक संबंध, ये सब चीज़ों पर भी प्रतिबंध थे। इस तरह जाति और वर्ण में हमें प्रतिबंध दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कर्म के आधार पर ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई जो धीरे धीरे कठोर होती चली गई। लेकिन जब हम वर्ण के बाद जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। इसका एक परंपरागत मत जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, वो है जैसे परंपरागत सिद्धांत या उसे दैवीय सिद्धांत कहते हैं, जो ये कहते हैं कि दैवीय संस्था के ने इसकी उत्पत्ति की, यानी कि परम पुरुष ब्रह्मा से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। आप ये मान सकते हैं कि जैसे कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत परम पुरुष से वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार से जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इस तरह से ये जाति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रजातीय उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रजाति से तात्पर्य ऐसे मनुष्यों के समूह से है जिन्हें प्राणी विज्ञान के कुछ सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सकता है। ये समूह भिन्न भिन्न स्थानों में बिखरे होने पर भी एक ही प्रजाति का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम रिजले ने यह मत प्रतिपादित किया कि जाति प्रथा की उत्पत्ति प्रजातीय विभेदों के कारण हुई है। भारोपीय यानी कि इंडो आर्यन जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित कर उन पर अधिकार कर लिया। उनकी शारीरिक विशेषताएं उन्हें यहाँ के निवासियों से अलग करती थी। यह आपको बार बार बताया जा रहा है। ये आपको दास व्यवस्था के अंतर्गत भी बताया गया था कि आर्य जो हैं वो बाहरी थे, अनार्य जो थे वो यहाँ निवास करने वाले हैं, ऐसी मान्यता थी। तो ऐसे में आर्य गौरवर्ण के, लंबे, सुडौल इस तरह के थे, जबकि अनार्यों को अनासा, अयज्वन, ये विभिन्न विशेषताएं आपको कल के वीडियो में बताई गई हैं। ये सारी विशेषताएं उनके अंतर्गत थी। तो ऐसे में इन्होंने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने अपने को श्रेष्ठ माना और उन भारोपीय यानी इंडो आर्यों ने अपने आप पर गर्व किया। पराजित जातियों की कन्याओं के साथ उनके विवाह हुए, जिनसे पंजाब क्षेत्र में कई जातियां उत्पन्न हो गईं।
इस प्रकार से उत्पन्न जातियां आर्य समाज में स्वीकृत नहीं की गईं, जिसके कारण वे अलग रह गईं। कालांतर में उनकी संख्या बढ़ गई। धुर्य ने भी इस मत का समर्थन करते हुए बताया है कि आर्य समाज में अंतर्वर्ण विवाह की जो प्रथा प्रचलित थी, उसका प्रचार यहाँ की पराजित जातियों में उन्होंने किया। इससे समाज में कई जातियां उत्पन्न हो गईं। इस प्रथा का प्रचार सर्वप्रथम गंगा के मैदानों में हुआ तथा बाद में यह अन्य भागों में फैल गई। N.K. दत्त, H. राव आदि विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अब इसका अगर हम आलोचना करें तो इसके अंतर्गत यह सिद्धांत जाति प्रथा की उत्पत्ति की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता। इसके अंतर्गत यह मत दिया जाता है कि प्रजातीय विभेदों का जो क्रम था वो केवल भारत में नहीं था। विश्व के अनेक देशों में हमें यह प्रजातीय विभेद दिखाई देता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका, आप लोगों ने महात्मा गांधी के कार्यों के बारे में अगर सुना हो तो काले गोरे का भेद था। भारत में भी जब अंग्रेज आए तब भी काले गोरे का भेद था। तो ये भेद अधिकांशतः चलता रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम इन देशों की बात करें तो यहाँ जाति प्रथा जैसी कठोर संस्था जो थी वो उत्पन्न नहीं है। लेकिन भारत में हमें विभिन्न जातियां दिखाई देती हैं। तो इसीलिए प्रजातीय विभेद को हम जाति उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते। दूसरा मत दिया जाता है व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया है नेस्फील्ड ने। उनके अनुसार इस प्रथा की उत्पत्ति के लिए व्यवसायगत कारण ही मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे। उनके अनुसार एक व्यवसाय करने वाले समान वर्ण में गठित हो गए। व्यावसायिक उच्चता तथा निम्नता ही जाति की उच्चता एवं निम्नता का आधार बनी। इस प्रकार समाज की विभिन्न जातियों की स्थिति का निर्धारण हुआ। ऊंच नीच की भावना ने ही समाज में जातिगत भेदभाव को जन्म दिया। इस मत का समर्थन जर्मनी के दहलमन्न ने भी किया है। वे भी ये कहते हैं कि प्रारंभ में जो वर्ग थे वे व्यावसायिक आधार पर श्रेणियों में बदल गए। श्रेणियां बाद में कठोर होकर जातियों में बदल गईं और इनकी अलग अलग परंपराएं हो गईं तथा अंतरजातीय विवाह एवं परस्पर खानपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे हम कुछ आधार पर तो इस सिद्धांत को हम स्वीकार कर सकते हैं कि व्यावसायिक आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इसे हम भारत के अंतर्गत भी देखें तो बहुत सी जातियां हैं जो हमें व्यावसायिक आधार पर ही दिखाई देती हैं। लेकिन एकमात्र व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानना सही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र, मध्य यूरोप आदि में भी व्यावसायिक आधार पर वर्गों का गठन हुआ, लेकिन वहाँ जाति प्रथा हमें दिखाई नहीं देती, इतनी कठोरता दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए, और दूसरी बात है जो भारतीय परंपरा है उसकी भी यह उपेक्षा करता है कि समान व्यवसाय करने वाले लोगों में भी ऊंच नीच की भावना हमें प्राप्त होती है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज में भी हम देखते हैं कुछ ब्राह्मण उच्च माने जाते हैं और कुछ निम्न माने जाते हैं। इस तरह से यह सिद्धांत भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा सिद्धांत है ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। डुबाइसन, धुर्य, इबेटसन आदि विद्वान हिंदू जाति संस्था की संरचना के पीछे ब्राह्मणों का बताते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण समाज ने समाज में अपनी श्रेष्ठता एवं उच्चता कायम रखने के उद्देश्य से ही इस प्रथा की रचना की थी। अपनी बुद्धि द्वारा उन्होंने विभिन्न वर्गों के व्यवसाय सुनिश्चित किए तथा उन्हें शास्त्रीय मान्यता प्रदान कर दी। इससे उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य हो गया। धुर्य के अनुसार जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, जो गंगा यमुना के मैदानों में विकसित हुआ तथा यहाँ से देश के अन्य भागों में पहुँचाया गया। इस प्रकार यह पूरी योजना ब्राह्मणों के दिमाग की उपज थी, जिसमें बड़ी चालाकी से उन्होंने अपनी स्थिति को विशिष्ट बना लिया और शूद्रों को इस व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर रख दिया। जाति प्रथा एक प्राचीन संस्था है, इसलिए इसे हम ब्राह्मणों के दिमाग की उपज भी नहीं मान सकते। अगला उत्पत्ति का सिद्धांत है धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत। होकार्ट, सेनाट आदि विद्वान जाति प्रथा की उत्पत्ति के पीछे धर्म एवं धार्मिक क्रियाओं को ही प्रेरक तत्व बताते हैं। इस मत के अनुसार जाति प्रथा देवताओं को बलि चढ़ाने का संगठन मात्र है। प्राचीन हिंदू समाज में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी।
पशुओं तथा मनुष्यों तक की बलि का विधान था। इस कर्मकांड के निमित्त विभिन्न वर्गों की आवश्यकता पड़ती थी। ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्गों के लोग पशुओं की हत्या का कार्य स्वयं नहीं कर सकते थे। इस कार्य के लिए निम्न वर्ग को नियुक्त किया जाता था। हवन सामग्री लाने तथा एकत्रित करने वालों का भी अलग वर्ग था। इसी प्रकार के कुछ अन्य वर्ग भी थे जो बलि के कार्य में मदद देते थे। बाद में इन सभी की अलग अलग जातियां बन गईं। हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों में व्यवसायों का जो विभाजन हुआ वह भी धार्मिक आधार पर किया गया। समान धार्मिक कार्यों को करने वालों के समान व्यवसाय हो गए। कालांतर में विभिन्न वर्गों में रूढ़ता आई तथा उनकी अनेक जातियां बन गईं। इस प्रकार धर्म ही जातियों की उत्पत्ति का मुख्य कारक रहा। लेकिन जाति प्रथा क्या है? यह तो एक सामाजिक संगठन है, और जब हम धार्मिक उत्पत्ति कहते हैं तो धर्म के आधार पर समाज की उत्पत्ति समीचीन नहीं मानी जा सकती। अगली उत्पत्ति का सिद्धांत है प्रागैतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हट्टन ने। उनके अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व भारतीय आदिम जातियों में कुछ ऐसी परंपराएं, विश्वास और निषेध विद्यमान थे जिनसे जाति प्रथा का जन्म हुआ। इन प्रथाओं और विश्वासों के आधार पर वे विभिन्न समूहों में बटी हुई थी। वे माना नामक एक आदि भौतिक शक्ति में विश्वास रखती थी। यह मान्यता थी कि यह शक्ति प्रत्येक तत्व में विद्यमान है तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देती है। इस शक्ति के भय से समान स्थान पर रहने वाले लोग अपरिचितों के साथ संबंध करने में डरते थे। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने पर भी नियंत्रण एवं निषेध रखते थे। आज भी असम की नागा जातियों में इस प्रकार की प्रथा मिलती है। एक गांव के पहाड़ी लोग प्रायः एक ही व्यवसाय अपनाते थे। माना में विश्वास के कारण ही आपसी खानपान एवं अन्य सामाजिक संबंधों के ऊपर नियंत्रण स्थापित हुआ। क्रमशः इनका विकास हुआ और ये तत्व ही बाद में जाति प्रथा को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुए। आर्यों ने इस प्रकार के विभाजन को सुदृढ़ आधार प्रदान किया, लेकिन हट्टन के इस मत को भी नहीं स्वीकारा जा सकता क्योंकि यह एकांगी है। किन्हीं विशेष क्षेत्रों पर तो हम मान सकते हैं कि जाति प्रथा का जन्म इस आधार पर हुआ होगा, लेकिन समस्त भारत में आदिम परंपराओं को जाति प्रथा की उत्पत्ति नहीं माना जा सकता। अंतिम मत है भौगोलिक उत्पत्ति का सिद्धांत। गिलबर्ट आदि विद्वान जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए भौगोलिक तत्वों को उत्तरदायी मानते हैं। प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि एक ही भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे। बाद में विभिन्न स्थानों के निवासियों की विभिन्न जातियां बन गईं। जैसे बंगाल के निवासी गौड़ कहे जाने लगे क्योंकि गौड़ क्षेत्रों से प्राचीन नाम बंगाल का गौड़ है। दक्षिण के दक्षिणात्य कहे जाने लगे क्योंकि दक्षिण में रहने वाले दक्षिणात्य। त्रिवर गांव के लोग तिवारी कहलाए। इस प्रकार भौगोलिक आधार पर कुछ जातियों की उत्पत्ति हुई। जाति प्रथा की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस जटिल संस्था की उत्पत्ति के लिए किसी एक कारण विशेष को उत्तरदायी मानना उचित नहीं होगा। जाति प्रथा की उत्पत्ति विभिन्न कारणों से हुई। हट्टन ने भारत के संदर्भ में लिखा है कि भारत की जाति प्रथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक तत्वों के पारस्परिक प्रभावों का स्वाभाविक परिणाम है जो अन्यत्र कहीं भी एक साथ नहीं मिलते। इसका मतलब है कि ये जो विभिन्न कारणों का हमने अध्ययन किया है, ये सभी कारण भारत की जाति प्रथा के अंतर्गत विद्यमान रही हैं। इन सभी से भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। जैसे इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि महाभारत के प्रसिद्ध कौरव पांडवों के विख्यात शिक्षक जो थे द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे। महान ऋषि वशिष्ठ एक वैश्या से उत्पन्न हुए थे। व्यास एक मछुआरी महिला से उत्पन्न हुए थे। इस तरह से ये विभिन्न वर्गों से उत्पन्न हुए और इन सभी वर्गों के उत्पन्न होने के बाद भी ये सभी एक साथ निवास करते थे। तो जाति प्रथा उस समय में इतनी कठोर नहीं थी। कर्म आदि और ये सारे जितने भी आपने अभी अध्ययन किए हैं, इन सब के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई।
अब हम बात करते हैं जाति प्रथा की विशेषताओं की। N.K. दत्त ने भारतीय जाति प्रथा की कुछ प्रमुख विशेषताएं और लक्षणें बताई हैं। ये हैं कि विभिन्न जातियों के व्यक्ति अपनी जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति में विवाह नहीं कर सकते थे। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में खान पान पर प्रतिबंध रखता था। अधिकांशतः विभिन्न जातियां सुनिश्चित व्यवसाय का अनुसरण करती हैं। सुनिश्चित का मतलब हो गया, अगर कहीं बढ़ई का काम हो रहा है तो आगे भी बढ़ई का ही काम होता रहेगा। इसी जैसे इसे हम खटीक जाति भी इसे कहते हैं। और इसके अलावा जैसे लोहार है, वो भी एक जाति के रूप में संगठित हो गए, जबकि लोहार वास्तविकता क्या है, लोहे के कार्य करने वाले को कहा जाता है। इसी तरह से सुनार है, ये चीज़ हमें दिखाई देती है। जातियों में ऊंच नीच की भावना रहती है, जिसमें ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था, उनको प्रतिष्ठा प्राप्त थी। मनुष्य की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है, जब तक कि वह जाति के नियमों के उल्लंघन के लिए इसे बहिष्कृत न कर दिया जाए, उससे बहिष्कृत ना करें उसे। एक जाति से दूसरी जाति में संक्रमण भी संभव नहीं था, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरी जाति में नहीं जा सकता था। और ब्राह्मण जाति की जो प्रतिष्ठा थी वो संपूर्ण संगठन का आधार स्तंभ थी। हमें यह जाति प्रथा की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं जाति प्रथा के विकास की, कि जाति प्रथा का विकास किस तरह से हुआ। रक्त और वंश की भावना, कार्य की दार्शनिकता, राजनीतिक प्रभुता का आधारभूत विचार, श्रम विभाजन की प्रवृत्ति, इन सभी ने जाति प्रथा के निर्माण में योगदान दिया था। 4 वर्णों से जाति प्रथा शुरू हुई और धीरे धीरे यह 4 वर्ण जो थे वो छोटी छोटी जातियों और उपजातियों में विभाजित होते गए। आज ये जातियां व्यावसायिक कार्यों, धार्मिक विश्वासों और दार्शनिक सिद्धांतों पर अवलंबित न होकर केवल जन्म पर आधारित हैं। कहा जाता है कि पुरोहित वर्ग की स्वार्थ लोलुपता में से वर्गों के विभाजन कुलगत हो गए। पुरोहित वर्ग ने अपनी उत्पत्ति के विषय में मनगढ़ंत, काल्पनिक और अलौकिक स्पष्टीकरण किए और अपने वर्ग की परंपरागत प्रभुता को बनाए रखने के लिए धर्मशास्त्रों का आश्रय लिया। सूत्रों में यह नियम बना दिया गया कि जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है वह पुरोहितों का कार्य नहीं कर सकेगा। हिंदू समाज पर अपना स्थिर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु ब्राह्मण केवल राजाओं के निर्माता ही नहीं बने, बल्कि अनेक नवीन सिद्धांतों, अपरिवर्तनशील अंधविश्वासों के प्रणेता भी हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप जाति के अत्यंत ही छोटे छोटे वर्तमान विलक्षण समुदायों का विकास करने समाज में हो गया। समय के साथ भी जाति प्रथा का विकास हुआ। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जाति विभाजन के जो नियम थे वो कठोर होते चले गए। प्रत्येक समुदाय के अपने सामाजिक संगठन और कानून बनते चले गए। वंश परंपरागत हो गए। एक जाति से दूसरी जाति में जो प्रवेश था वो निषिद्ध हो गया। नवीन व्यवसायों के प्रादुर्भाव जब हुआ तो उसने भी जाति प्रथा को प्रोत्साहित किया, जैसा कि कायस्थ समाज के लिए हमें मिलता है। कायस्थ वर्ण जो हमें प्राप्त होता है यह लेखक के लिए प्रयोग किया गया, जो क्लैरिकल का कार्य करते थे, और यह वर्ग हमें दिखाई देता है गुप्तकालीन समाज के अंतर्गत। और धीरे धीरे जब हम पूर्व मध्यकालीन समाज का अध्ययन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि कायस्थ एक जाति के रूप में संगठित हो चुके थे। पेशेवर समुदाय एक जाति या उपजाति में विकसित हो गया, जैसे लोहार, धोबी आदि सभी ने अपनी जातियां बना ली। आदिवासियों के कबीलों ने जो आर्यों के समुदाय में प्रविष्ट हुए थे अपनी पृथक जातियां बना ली। इस तरह से नवीन जातियां भारत में बन गईं। समुदायों के देशांतरगमन और प्रवास ने अनेक नवीन जातियों के निर्माण में सहायता दी। जब किसी एक वर्ग या जाति के कुछ लोग देश के किसी अन्य भाग में जाकर बस गए तो उन्होंने धीरे धीरे सामाजिक प्रथाओं और आचार विचार के विभिन्न नियम बना दिए, और इस तरह से जो मूल स्थान पर रह गए उन लोगों में और जो प्रवास करके गए उन लोगों में एक अंतर उत्पन्न हो गया, और यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 2 अलग जातियां बन गई। जैसे पंजाबी ब्राह्मण और बंगाली ब्राह्मण, ये लोग अपने आप को स्थान विशेष के आधार पर अलग अलग बताते हैं। उत्तर भारत के ब्राह्मण, दक्षिण भारत के ब्राह्मण, ये भी अपने आप को अलग अलग बताते हैं। अहिंसा के सिद्धांत ने भी जाति प्रथा का विकास किया। धीरे धीरे जैनियों और बौद्धों ने जब अहिंसा पर अधिक बल दिया तो शाकाहारी और मांसाहारियों में भी अंतर स्थापित हो गया, और
अहिंसा के मत के अनुयायियों के लिए आचार विचार के नवीन नियम बने। बाद में नवीन संप्रदायों के आविर्भाव के कारण अतिरिक्त जातियों का विकास हुआ, जैसे लिंगायत, कबीरपंथी आदि। इस्लाम के अनुयायियों के आगमन से इस देश में अनेक शासक बनने से जाति प्रथा की कठोरता पहले की अपेक्षा और सुदृढ़ हो गई। भारत के प्रारंभिक आक्रमणकारियों, यानी कि जितने भी भारत में आक्रमणकारी आए थे, जब वे भारत में अवस्थित हुए तो उनके साथ मिलकर वैवाहिक संबंधों और खान पान इत्यादि के द्वारा अनेक जातियों की उत्पत्ति भी उस काल में हुई। अंग्रेजों के शासनकाल के प्रारंभिक युग में जाति प्रथा के विधान सुदृढ़ थे, लेकिन धीरे धीरे जाति प्रथा के बंधन जो थे वो ढीले होने लगे। अब है जाति प्रथा के गुण और दोष। जाति प्रथा के गुणों की जब हम बात करते हैं तब हम यह देखते हैं कि जाति प्रथा समय की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बनाई गई थी। इस प्रथा ने आर्यों और द्रविड़ों की दो विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को सुरक्षित रखने में सहायता दी। वस्तुतः इसने समाज का आवयविक दृष्टिकोण लिया और ऐसा माना जाने लगा कि कोई भी कबीला या जाति, चाहे संस्कृतियों में वह कितने ही निम्न स्तर पर हो, समाज के जीवित आवयविक संगठन में विनष्ट होने के योग्य नहीं है। यानी कि प्रत्येक जाति और वंश को समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। बाद के समय में महत्वशाली आदर्श, संस्कृति, मूल तत्वों की रक्षा करके इसके स्थिरीकरण को बढ़ावा दिया गया। जाति प्रथा ने हिंदू धर्म को अपनी श्रेणियों के विस्तार करने के लिए समर्थ कर दिया। जब विदेशी तत्व हिंदू समाज के अंतर्गत आए तो विदेशियों की इच्छा और रुचि पर निर्भर था कि वे हिंदू धर्म को ग्रहण करें और नई जातियों का निर्माण हो सकता था आराम से। यानी कि हिंदू समाज जो था वो इस चीज़ के लिए बहुत लचीला था कि नवीन जातियों का निर्माण किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। श्रम विभाजन के आधार पर जाति प्रथा निर्धारित होने के कारण आर्थिक शक्ति, व्यावसायिक कर्मों और कार्यों की दक्षता को प्रोत्साहित किया गया। जैसे एक लोहार का बेटा बहुत पहले से ही अपने पिता के साथ कर्म में लग जाया करता था, जिससे कि वह अपने कर्म में बहुत अधिक कुशल हो जाया करता था। तो इस तरह से आर्थिक शक्ति और कार्य की दक्षता को इससे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। जन्म से जाति निर्धारित होने लगी और इसी प्रथा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी व्यावसायिक शिक्षा व कुशलता प्रदान की जाने लगी। व्यापार और उद्योग धंधों में प्रतिस्पर्धा के दुर्गुण जो थे वो कम हो गए, क्योंकि व्यापार और व्यवसाय यह एक निश्चित वर्ग तक ही सीमित होकर रह गया। इन सब के आधार पर इसके अलावा भी जाति प्रथा ने बंधुत्व की भावना को प्रेरणा दी। एक जाति के सदस्यों में एकता, दृढ़ता और संगठन उत्पन्न किया। संकट और बेकारी के समय एक ही जाति के सदस्य सदैव अपनी जाति के अन्य बंधुओं की सहायता और सहयोग पर निर्भर रहते थे। इस प्रकार स्वार्थ त्याग, प्रेम, लोक सेवा के नागरिक गुणों को प्रोत्साहित करने में यह प्रथा अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। जाति की पंचायतों, उनके नियमों ने व्यक्ति को संगठित संस्था के अधीन कर दिया। इस तरह जाति प्रथा जो थी वो भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग बन गई और सामाजिक संस्था बन गई। अब हम बात करते हैं जाति प्रथा के दोष की। जितना ये लाभकारी थी उतनी ये हानिकारक भी थी। हिंदू समाज को इसने अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया। सभी जातियों उपजातियों में अपने नियम कायदे थे, अपना अभिमान था, जिससे हिंदू समाज कई भागों में बंट गया। राष्ट्रीय और सामूहिक चेतना का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। आर्थिक और बौद्धिक प्रगति इससे रुक गई, क्योंकि एक विशिष्ट वर्ग तक एक विशिष्ट कार्य सीमित रह गया। जैसे चमड़े का कार्य करना अगर किसी को सीखना है तो वह अन्य कार्यों में अभ्यस्त नहीं हो सकता और यह कार्य सिर्फ उसी जाति वर्ग का ही व्यक्ति कर सकता था। सुयोग्य और अनुभवी व्यक्ति जाति प्रथा की कठोरता के कारण अपने लिए उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इससे आघात लगा और इस तरह से मानव शक्ति और प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। आर्थिक क्षेत्र में जाति प्रथा श्रम की दक्षता और कुशलता का विनाश करती है, उत्पादक प्रयास, श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता को रोकती है। बड़े पैमाने पर इसी के कारण उद्योग विकसित नहीं हो पाए, न देश की आर्थिक शक्तियों और साधनों का लोगों के हित के लिए सदुपयोग हो पाया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, एक तो समाज में अपरिवर्तनशीलता, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको इसने बढ़ावा दे दिया। इसने अत्याचार, अनाचार और सहिष्णुता का
असहिष्णुता का भारी बढ़ाया। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास पर भी जाति प्रथा ने प्रभाव डाला। विदेशियों के आक्रमण और राष्ट्रीय संकट के अवसर पर भी जातिगत विभाजन होने के कारण वे एकत्रित नहीं हो सके। देश की रक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर होने के कारण साधारण जनता आक्रमण के समय चिंतातुर नहीं रहती थी। कितने भी आक्रमण क्यों ना हुए, लेकिन साधारण जनता कभी एकत्रित नहीं हो पाई। हिंदू धर्म अपनी श्रेणियों का विस्तार करने में समर्थ हो पाया, लेकिन हम यह कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जाति प्रथा भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि आर्थिक संदर्भ में श्रेणियों का विकास हो, चाहे आर्थिक शक्ति के रूप में विकास हो, ये सब जाति प्रथा के कारण ही संभव हो पाया। और यही था जिसकी वजह से भारतीय समाज का पूरी तरह विकास हुआ। हालांकि हम जाति प्रथा का समर्थन नहीं करते। जाति प्रथा आज के समय बहुत लचीली हो चुकी है और अनेक लोग जाति प्रथा से बाहर भी आ चुके हैं। जाति प्रथा अपनी प्रभुता और शक्ति को अधिकांश क्षेत्रों में अब खो चुकी है, लेकिन हम यह मानते हैं कि हिंदू संस्कृति के विकास और संरक्षण में इसका बहुत अधिक हाथ रहा है। धन्यवाद।